हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग एक हाइपोथेसिस के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। तो बेसिकली ये जो हाइपोथेसिस है वो ओटो स्मिथ के द्वारा दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1943। ही प्रपोज्ड हिज इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। अब इस हाइपोथेसिस में बेसिकली एक पेक्युलर थिंग ये थी कि जो इस हाइपोथेसिस है, ये बेसिकली इसमें जो कंपेनियन स्टार जो है, अप्रोचिंग स्टार, इस टाइप के कॉन्सेप्ट को टोटली नेग्लेक्ट कर दिया गया था। और इसमें सिर्फ ये माना गया था कि देयर इज ओनली वन स्टार, दैट इज प्रिमिटिव सन। इसके अलावा कोई भी स्टार नहीं था। अब इसके अलावा कोई भी स्टार नहीं है तो बेसिकली फॉर्म किस कैसे होगा हमारा प्लैनेट्स। तो बेसिकली जो हमारा प्लैनेट्स है वो फॉर्म होगा गैस और डस्ट पार्टिकल्स थे जितने भी सारे हमारे यूनिवर्स में, हमारे गैलेक्सी में, उसके जरिए हमारे जितने भी सारे प्लैनेट्स हैं वो फॉर्म होंगे। तो चलिए, ये जो हमारे हैं ऑटो स्मिथ ये है। अब इनके जो कॉन्सेप्ट था इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस वो पढ़ते हैं। तो बेसिकली आवर सन ड्यूरिंग इट्स गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन। अब गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन एक नया टर्म है, इसके बारे में चलिए समझते हैं क्या है। ये मान लो कि ये हमारा हो गया, ये हमारा बेसिकली मिल्की वे का गैलेक्सी का जो हमारा है वो स्पेस है। और ये हमारा यहाँ पे मिल्की वे गैलेक्सी का सेंटर है जिसको हम लोग बोलते हैं गैलेक्टिक गैलेक्टिक सेंटर। अब ये गैलेक्टिक सेंटर हो गया, ये बेसिकली हमारा जो है मिल्की वे गैलेक्सी हो गया। अब बेसिकली यहाँ पे जो एक सन भी होगा। हाँ, ये हमारा हो गया हमारा प्रिमिटिव सन जो कि रिवॉल्व कर रहा है हमारे रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली हमारे मिल्की वे में। और ये बेसिकली एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में बेसिकली मिलियंस ऑफ इयर्स लगाता है। और ये हमारा जो होता है गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन, इसी को बोलते हैं। तो बेसिकली जो रिवॉल्यूशन अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी ऑफ सन इज नोन एज गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन। तो बेसिकली इस रिवॉल्यूशन के दौरान ये होता है कि ये जो रिवॉल्यूशन होता है जो कि सन द्वारा किया जाता है, इस दौरान बेसिकली जितने भी सारे डार्क मैटर्स होते हैं इन द यूनिवर्स ये अट्रैक्ट कर लेता है। अब डार्क मैटर बेसिकली मान लो कि कहीं भी यूनिवर्स में चितराया हुआ डार्क मैटर है, अब जब यहाँ पे सन आएगा, इस रीजन में सन आएगा, तो बेसिकली ये जो डार्क मैटर है इसके तरफ जाएगा और ये कुछ डार्क मैटर अट्रैक्ट करेगा। तो बेसिकली एक गैलेक्टिक रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होता है, बहुत सारे जो डार्क मैटर है वो अट्रैक्ट किए जाते हैं सन के द्वारा। अब बेसिकली सन का जो कुछ इस टाइप का शेप हो जाता है, इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर हो जाता है एक गैलेक्टिक ईयर के बाद। तो अब बेसिकली ये जितने भी सारे जो सन के अराउंड जितने भी सारे डस्ट पार्टिकल्स है, ये बेसिकली डार्क मैटर है। अब डार्क मैटर क्या होता है कि डार्क मैटर एक ऐसे मैटर होता है जिसका एक वेलोसिटी होता है। अब बेसिकली एंगुलर मोमेंटम और वेलोसिटी तब होगा जब हमारे सन के पास आएगा, इसके पहले कुछ नहीं होता है। अब बेसिकली डार्क मैटर इज जस्ट लाइक डस्ट पार्टिकल्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस। डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस में मेनली हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो बेसिकली द डार्क मैटर ऑफ gases, cloud and dust particles, these are the dark matters had their own angular momentum। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम उसका होता है जब सन के जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आ जाता है तब उसका एंगुलर मोमेंटम जाग जाता है। The dark matter, after being attracted by the sun during its galactic revolution, started revolving around the primitive sun। तो बेसिकली जब हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डार्क मैटर्स हो जाते हैं, गैस और डस्ट पार्टिकल्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द प्रिमिटिव सन, अब इसके बाद क्या हो जाता है कि जितने भी सारे ये बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो रिवॉल्व करना स्टार्ट कर जाते हैं, किसके चारों ओर रिवॉल्व करता है, प्रिमिटिव सन। तो बेसिकली जो हमारा सन है वो रिवॉल्व करता है ड्यूरिंग द अराउंड द मिल्की वे गैलेक्सी, और जो हमारा फिर डार्क मैटर होता है वो रिवॉल्व करता है सन के चारों ओर। सो बेसिकली दिस डार्क मैटर ऑल्सो नोन एज इंटरस्टेलर डस्ट बाय स्मिथ। तो बेसिकली इनको इंटरस्टेलर डस्ट भी कहा जाता है। ये जितने भी सारे डार्क मैटर है ये इंटरस्टेलर डस्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्मिथ ने बोला था। और यही बेसिकली जो डार्क डार्क मैटर है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो बाद में
कंडेंस हो जाता है, पार्टिकुलर गैसेस क्लाउड गेट कंबाइंड एंड कंडेंस एंड चेंज इनटू फ्लैट डिस्क। तो बेसिकली अब इसका धीरे धीरे विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट्स शेप इज चेंज्ड और ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है कंडेंस होने के बाद। अब बेसिकली जो इसके कंडेंस होने के बाद एक रिडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस होता है ऑफ डार्क मैटर ऑफ इन द यूनिवर्स। अब बेसिकली रिडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, अब जितने भी सारे रोटेशन मोशन ऑफ द सन, gravitational force and the angular momentum of the dark matter, this results into the redistribution of dark matter in the universe along with the mass on the basis of mass density dimensions centripetal as well as centrifugal force. This also led to the dark distribution of dark matter around the sun। अब बेसिकली ये होता है कि जितने भी सारे डार्क मैटर कैप्चर्ड हुए थे बाय द सन ड्यूरिंग इट्स गैलेक्टिक रिवोल्यूशन, अब कैप्चर होने के बाद बेसिकली एक बार फिर से वो रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। अब रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद वो बेसिकली कितने जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ मास डेंसिटी डायमेंशन एंड सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के बेसिस पे होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब बेसिकली जब रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा तो बेसिकली जितने भी सारे डस्ट डार्क मैटर है, डस्ट पार्टिकल्स है, वो बेसिकली रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे इन द यूनिवर्स। अब ड्यू टू intense heat of the sun, all the gases and dispersed away from the sun and the heavier elements remain in the terrestrial zone। अब बेसिकली जो रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा और जितने भी सारे हेवी एलिमेंट्स होंगे, जितने भी सारे, वो बेसिकली टेरेस्ट्रियल जोन के अंदर ही होगा, यानी कि सन के आसपास ही होगा। और जितने भी सारे लाइटर एलिमेंट्स होंगे एक्सेप्ट ऑक्सीजन, वो बेसिकली वो डिस्पर्स हो जाएंगे, वो बहुत दूर चले जाएंगे अवे फ्रॉम द सन। तो बेसिकली ये हमारा रिडिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद का प्रोसेस है। अब रिडिस्ट्रीब्यूशन के होने के बाद ड्यू टू इंटेंस हीट द गैसेस scattered around and the gases which have higher elements higher density remain in the terrestrial zone, और जिसका ऐसे गैसेस जो बहुत ही लाइटर वेट के थे वो बेसिकली बहुत दूर चला जाएगा। अब बेसिकली दिस इज द रीजन व्हाई टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैविंग हाई डेंसिटी। अब बेसिकली जितने भी सारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं जस्ट लाइक अर्थ, इसका बेसिकली हाई डेंसिटी होता है। तो ये जो हमारा हो गया पूरा हमारा हो गया द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग थ्रू डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो बेसिकली ये जो हमारा हो जाएगा प्रिमिटिव सन हो जाएगा, और ये जो हमारा हो जाएगा डार्क मैटर्स हो गया है। ये जो डार्क मैटर है विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम इट कंडेंस एंड चेंज इनटू डिस्क लाइक स्ट्रक्चर। तो बेसिकली ये हमारा हो गया डिस्क लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा। और ये बेसिकली धीरे धीरे ये बेसिकली एक प्लैनेट्स का फॉर्मेशन ले लिया जाएगा। अब बेसिकली ये हमारा प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब प्लैनेट्स के फॉर्मेशन बेसिकली डिपेंड करता है कि जितने भी सारे, अगर वो लाइटर एलिमेंट्स के होंगे तो सन के आसपास रहेंगे, अगर हेवी एलिमेंट्स होंगे तो वो सन जो प्लैनेट्स जो फॉर्म करेगा वो सन के आसपास करेगा, और जो अगर लाइटर एलिमेंट से बना होगा वो कॉम्पोजिशन उस डिस्क शेप का होगा तो वो दूर बनेगा, मतलब बहुत ज्यादा दूर बनेगा सन के। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा, ये हाइपोथेसिस समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ क्रिटिसिज्म भी थे ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। पहला जो क्रिटिसिज्म था कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑफ द सन इज नॉट कैपेबल ऑफ कैप्चरिंग द डार्क मैटर। So basically the sun is not capable of capturing dark matter। ये पहला क्रिटिसिज्म हो जाएगा। सेकंड क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ डार्क मैटर इन द यूनिवर्स। अब बेसिकली अभी तक टिल नाउ देयर इज नो ट्रेसेस ऑफ डार्क मैटर इन दिस यूनिवर्स। सो बेसिकली दिस आर द टू मेन पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह से रिलेटेड हाइपोथेसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में जानना है रिगार्डिंग आवर ओरिजिन ऑफ अर्थ, तो मैंने प्रीवियसली बहुत सारे हाइपोथेसिस के बारे में जिक्र किया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।